वेलकम टू एमएस एकेडमी। तो इस वीडियो में हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल्स टॉपिक है फिजिक्स में, उसके बारे में बात करेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए आता है। तो ये सारे वीडियोस में हम डिटेल में मैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है टॉर्क एक्टिंग ऑन मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब टॉर्क होता क्या है? टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी हम मैग्नेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो टॉर्क को डिनोट करते हैं टाउ से। टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। अब ये क्रॉस क्यों आया? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। टाउ इज इक्वल टू, क्रॉस को हटाना है तो क्या लाना पड़ेगा? साइन थीटा। तो टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा, ये इसका फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसका डायग्राम है। अगर मैंने इसको एक प्लेन में अरेंज किया तो टॉर्क क्या होगा? एक पर्टिकुलर एंगल पे डिविएट होगा, और जो m और b है ये दोनों से वो परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी को सबसे पहले डिनोट करते हैं u से। तो u m मतलब मैग्नेटिक। तो इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ टाउ थीटा डी थीटा फ्रॉम 0 से लेके थीटा तक। अब हमें टाउ का फॉर्मूला तो पता चल गया इधर से कि टाउ इज इक्वल टू mb साइन थीटा। तो इधर हम टाउ की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं विच इज mb साइन थीटा। अभी 0 से थीटा जा रहा है, तो जो m है और b है, इधर नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि m एंड b है वो ऑपोजिट डायरेक्शन पे है। ठीक है, नेगेटिव साइन का इतना वैल्यू है नहीं, बस इंटीग्रेशन क्या होगा साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा। इसके लिए फॉर्मूला आया माइनस mb कॉस थीटा। तो अभी कॉस थीटा के 3 वैल्यू है। ये 3 केसेस है जो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं 1 मार्क के लिए। तो पहला केस आता है जब थीटा 0 है। अब आपको तो पता है कॉस 0 क्या होता है? 1। तो um क्या हो जाएगा? उधर कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो um इज इक्वल टू माइनस mb। माइनस मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये क्या है? मिनिमम वैल्यू है। और ये टाइम पे हमारा टॉर्क जो है वो स्टेबल होगा या फिर मैग्नेट स्टेबल होगा। नेक्स्ट केस आता है थीटा जब 180 डिग्री पे होता है। तो 180 मतलब 0 का ऑपोजिट। तो 180 में cos 180 कितना होता है? -1। तो इधर फॉर्मूला क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव मतलब थीटा क्या होगा? मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब क्या? मैग्नेट अनस्टेबल पोजीशन पे होगा। और लास्ट आता है थीटा 90 डिग्री। इसमें cos 90 क्या होता है? 0। तो um क्या होगा? 0 मतलब नो मैग्नेटिक या फिर नो थीटा एंगल। तो नेक्स्ट आता है टॉर्क का और एक फॉर्मूला है जिसे हम बोलते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला है I d² थीटा अपॉन dt²। तो ये जो d² अपॉन dt² है इसको बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। और हमें तो ऑलरेडी पता है टाउ का फॉर्मूला क्या है? माइनस mb साइन थीटा। अब ये वाले फॉर्मूला में मैंने टाउ की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, मतलब टाउ की जगह पे I d² थीटा अपॉन dt² लिखा और माइनस mb साइन थीटा वैसे का वैसा। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर मुझे d² थीटा अपॉन dt² मतलब अल्फा का फॉर्मूला निकालना है तो एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू I क्या हो जाएगा? उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस mb अपॉन I थीटा। अभी इधर साइन थीटा जो है वो बहुत स्मॉल, तो साइन थीटा को हम अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हैं। इसके वजह से साइन थीटा का वैल्यू थीटा आ गया डायरेक्ट। तो नेक्स्ट ये चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव है मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो इसको हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए 4 स्टेप्स यूज किए हैं। तो ये 4 स्टेप्स को ही फॉलो करना, तो आपको ये डेरिवेशन याद हो जाएगा। ये 4 मार्क्स के लिए आता है। तो सबसे पहला स्टेप है कंसीडर। हमने कंसीडर किया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे हैं। मतलब जैसे हमारा एटम है, बीच में न्यूक्लियस और बाहर क्या है? इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो उसको ही हमने कंसीडर किया। तो अभी ये न्यूक्लियस का जो मैग्नेटिक ऑर्बिटल है या फिर हम बोलेंगे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, इसका फॉर्मूला है I × a। अभी कांस्टेंट स्पीड को हमने कंसीडर किया, मतलब समझो ये इलेक्ट्रॉन जो है
वो न्यूक्लियस के अराउंड एक कांस्टेंट स्पीड में घूम रहा है और इसका जो रेडियस है वो है r। तो और सरकमफ्रेंस मतलब सेंटर से लेके बाहर का डिस्टेंस को हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो मतलब इलेक्ट्रॉन सरकमफ्रेंस में 2 पाई आर के स्पीड से घूम रहा है। तो जो हमारा फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी, क्योंकि 2 पाई आर मतलब हमारा सरकमफ्रेंस, स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही हमने यूज किया है 2 पाई आर डिवाइड बाई टी। तो इधर आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ई अपॉन टी, मतलब इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम। टी हमारा है 2 पाई बाय ओमेगा और ओमेगा क्या है हमारा बी अपॉन आर। तो आई का फॉर्मूला क्या है ई, और टी की जगह पे हमने डाला है 2 पाई बाय ओमेगा। तो अभी टी तो नीचे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा ओमेगा ऊपर और 2 पाई नीचे। और ओमेगा का फॉर्मूला क्या है हमारा बी अपॉन आर। तो ई वैसे का वैसा, ओमेगा की जगह पे हमने क्या यूज किया है बी अपॉन आर और 2 पाई वैसे का वैसा। तो अभी हमारा जो एम ऑर्बिटल का फॉर्मूला है वो क्या है आई इंटू ए। आई का फॉर्मूला हमें मिल गया ईवी अपॉन 2 पाई आर। तो ईवी अपॉन 2 पाई आर और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से देखोगे तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो बचा क्या इधर 1 अपॉन 2 ई वी, एक आर कैंसिल हो गया। तो फॉर्मूला क्या आया एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू हाफ ईवी आर। तो थर्ड फॉर्मूला है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट कैलकुलेट करने का। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंट को हम डिनोट करते हैं एल, विच इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी दैट इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस। अभी एम ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या है ई अपॉन 2me। तो एम ऑर्बिटल इज इक्वल टू ई अपॉन 2me इंटू इधर हम लोग ने क्या यूज किया एल। तो ई अपॉन 2me वैसे का वैसा, एल क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो इधर ई अपॉन 2me जो यूज हुआ है उसे हम बोलते हैं गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और जो हमारा एम ऑर्बिटल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एंगुलर मोमेंटम के साथ। तो लास्ट बात करते हैं हमारे फोर्थ। तो अभी लास्ट स्टेप आता है फोर्थ स्टेप दैट इज इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो जो हमारा एल का फॉर्मूला है वो क्या है एम ई मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस। तो विच इज इक्वल टू ये पूरा मिला के क्या होता है NH अपॉन 2 पाई। तो एम ऑर्बिटल क्या हो जाएगा ई वैसे का वैसा, नीचे 2 2 4 पाई एम। तो ये जो हमारा ऑलरेडी फॉर्मूला था ई अपॉन 2me इंटू एल, तो एल के जगह पे हमने NH अपॉन 2 पाई को सब्सटीट्यूट किया। तो क्या हो जाएगा ऊपर ई NH अपॉन नीचे 2 2 4 हो जाएगा, पाई ऐड हो जाएगा और लास्ट में जो नीचे बचा me वो इधर से आ जाएगा। तो इधर ई 4 पाई me ये पूरे को मिला के हम बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, और इसका वैल्यू है 9.274 इंटू 10⁻⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये न्यूमेरिकल्स में काम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डिफाइन मैग्नेटाइजेशन एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला, आल्सो इट्स डायमेंशन एंड स्टेट इट्स SI यूनिट, जो आता है 2 मार्क्स के लिए और ये पेपर में आया हुआ है, बोर्ड 2023 के पेपर में आया है। तो मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटाइजेशन को हम m से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू डायमेंशन उसका है L-1 इंटू a और इसका SI यूनिट है एम्पियर पर मीटर। फिर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, एक्चुअली ये डेरिवेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे रिलेटेड फॉर्मूलाज है। तो डेरिवेशन किसके बीच है मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच में। तो M स्टैंड फॉर मैग्नेटाइजेशन, B स्टैंड फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें क्या किया, सबसे पहला स्टेप एक रॉड कंसीडर किया है जिसके अंदर सोलिनॉइड है जो n टर्न्स में घूम रहा है पर यूनिट लेंथ और कैरिंग अ करंट I। तो मैग्नेटिक फील्ड का हमारा फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI, जो हम 10th चैप्टर में है फॉर्मूला ये। तो B नेट हमारा क्या हो जाएगा B नॉट प्लस BM। BM मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, B नॉट हमारा फॉर्मूला क्या है म्यू नॉट NI जो इधर से आया है, BM क्या है हमारा म्यू नॉट M, M स्टैंड फॉर मैग्नेटाइजेशन। अब इसमें देखोगे तो म्यू नॉट आपको कॉमन दिखेगा, तो म्यू नॉट कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचा NI प्लस M। अब हमारा NI का फॉर्मूला है H इज इक्वल टू NI। हियर
H स्टैंड फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, H स्टैंड फॉर इंटेंसिटी। तो म्यू नॉट एन आई के जगह पे हमने H को सब्स्टिट्यूट कर दिया प्लस M वैसे का वैसा। अगर मुझे इधर से हमें बी नेट का फॉर्मूला मिला। अभी हम क्या करेंगे, H को यही साइड रखेंगे तो B अपॉन म्यू नॉट उधर जाके डिवाइड होगा, प्लस M जो इधर था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस M। तो हमारा फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का B अपॉन म्यू नॉट माइनस M। अब हमारा M का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इंटू H, where लैम्डा स्टैंड फॉर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और H स्टैंड फॉर फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो फॉर्मूला है ये मैंने इधर लेके आई, जो हमें लास्ट में मिला था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस लैम्डा H। म्यू नॉट वैसे का वैसा, H मैग्नेटिक मोमेंट के जगह पे हमने डाला M इज इक्वल टू लैम्डा इंटू H। तो यहाँ पे H और H कॉमन है, बाहर ले लिया, तो म्यू नॉट 1 प्लस लैम्डा को हम लिखते हैं मैग्नेटिक परमिटिविटी एंड H इज मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हमारा फॉर्मूला क्या आएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू R इंटू H, और इधर मैग्नेटिक परमियाबिलिटी इज इक्वल टू म्यू नॉट 1 प्लस लैम्डा। इधर म्यू नॉट आता है मैग्नेटिक परमियाबिलिटी और म्यू आर आता है मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन कैसे आते हैं, सबसे पहले आता है कि डिफाइन करने डाया होता क्या है, पैरा होता क्या है, प्लस उसका एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर इन डिटेल में प्रॉपर्टीज पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ डाया बताओ या प्रॉपर्टीज ऑफ फेरो बताओ। तो प्रॉपर्टीज कभी भी पूछा तो हमें क्या लिखना है, हमेशा एक्सटर्नल फील्ड को इन डिटेल एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। तो इधर सबसे इजी वे में क्या है, डाया, पैरा और फेरो। तो डायामैग्नेटिज्म में क्या होता है, देयर आर कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स, पैरा में होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और फेरो सिमिलर होता है पैरामैग्नेटिज्म से, तो इसमें भी क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। आपको इसके एग्जांपल याद रखने पड़ेंगे, जैसे डाया का एग्जांपल है कॉपर, बिस्मथ, लीड, सिलिकॉन। पैरा का एग्जांपल है मैग्नीशियम, लिथियम, ऑक्सीजन। फेरो का एग्जांपल है आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इधर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होता है, पैरा और फेरो में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल फील्ड क्या होता है, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग रीजन से वीक रीजन में जाएगा, एंड पैरा और फेरो में क्या होगा, वीक रीजन से स्ट्रॉन्ग रीजन में जाएगा। इसमें मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है। पैरा की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, क्यूरीज लॉ। इसमें क्या होगा, ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जैसे जैसे ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगा टेम्परेचर कम होगा, एंड वाइस वर्सा। और फेरो का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डोमेन। डोमेन क्या होता है, कि इलेक्ट्रॉनिक इंटरैक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स का इंटरैक्शन होता है। तो जो स्मॉल स्मॉल चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होंगे, तो उसके वजह से मैग्नेटिक मोमेंट क्या करेगा, अलाइन होगा एक सेम डायरेक्शन में। और इसमें क्यूरी टेम्परेचर जो होता है, लैम्डा इज इक्वल टू C अपॉन T माइनस TC। हियर TC स्टैंड्स फॉर क्यूरी टेम्परेचर। सो लास्ट पार्ट आते हैं हम इस टॉपिक के, जो आता है हिस्टेरेसिस साइकिल। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्टेरेसिस साइकिल के रिलेटेड। तो इसमें क्या है, ग्राफ प्लॉट हुआ है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस में H है। H मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड D मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इसको प्लॉट करके क्या किया है, पहले स्टार्ट हमेशा ओरिजिन से होता है O। तो O पे कोई भी अगर मैंने मैग्नेट को रखा तो वो क्या होता है, नॉन मैग्नेटाइज स्टेट पे होता है। जैसे ही मैंने मैग्नेटाइज स्टेट को, ये नॉन मैग्नेटाइज स्टेट या फिर मैग्नेट को लूप में इंक्रीज किया, इधर एक एग्जांपल दिया है, रॉड को मैंने सोलिनॉइड के अंदर प्लेस किया n नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो नॉन मैग्नेटाइज स्टेट की वजह से क्या होगा, अभी इसमें करंट पास हो रहा है, करंट पास होने की वजह से इसका जो वैल्यू है, अगर मैंने H को इंक्रीज किया, मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाया, तो उसके वजह से फ्लक्स भी क्या होगा, बढ़ेगा, और एक पॉइंट पे रीच करेगा जिसे हम बोलते हैं A को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट, ये पॉइंट पे क्या होगा, H भी इंक्रीज होगा, V भी इंक्रीज होगा, और ये अपने मैक्सिमम स्टेट पे होगा। अभी क्या हुआ, करंट को मैंने रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद एक पॉइंट ऐसा आया जैसे पॉइंट B, इसमें क्या हो जाएगा, H 0 हो जाएगा
और बी की वैल्यू रहेगी। तो इसमें सिर्फ h 0 है, तो ये पॉइंट को हम बोलते हैं रिटेंटिविटी या फिर रिमेनेंस। अभी मैंने क्या कर दिया, b को 0 कर दिया और h की वैल्यू समथिंग है, जैसे कि h की वैल्यू अगर इंक्रीज स्टेट पे रख दिया तो एट पॉइंट c इसको बोलते हैं कोएर्सिबिलिटी। अभी h भी इंक्रीज हो गया और b भी इंक्रीज हो गया, लेकिन किधर इंक्रीज हुआ, इन रिवर्स डायरेक्शन। तो ये पॉइंट पे भी क्या होगा, करंट सैचुरेशन होगा, दैट इज सैचुरेशन करंट, लेकिन कौन से डायरेक्शन में हुआ, रिवर्स डायरेक्शन पे। नाउ अब d के बाद क्या होता है, d हमारा मैक्सिमम करंट है रिवर्स डायरेक्शन पे। इसके बाद क्या होता है, कर्व अगर इंक्रीज किया, जैसे सेम होगा, इधर h को 0 कर दिया और b की वैल्यू को इंक्रीज किया, तो ये पॉइंट पे कर्व क्या होगा, नेगेटिव करंट होगा, मतलब रिटेंटिविटी का ऑपोजिट इन रिवर्स डायरेक्शन। अब जो कर्व है EFA, ये कंटिन्यू फ्लो होगा, h इंक्रीज किया, b इंक्रीज किया, तो ये पॉइंट फिर से किधर आ जाएगा, A पे। तो ये साइकिल एक्चुअली स्टार्ट किधर से हुआ, O से स्टार्ट होके A पे गया, फिर B पे गया, C पे गया, D पे गया और फिर ये कर्व फॉलो किया EF है। मीन्स इसका पाथवे क्या है, A B C D देन EFA और फिर से वो किधर चला गया, A पे। ये साइकिल जो कंटिन्यू हुआ है उसे हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस साइकिल, और ये जो पूरा प्रोसेस है उसे हम बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। थैंक यू।